नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो आज भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये बात निकल करके आई कि जिन ड्रोन्स के माध्यम से भारत पर हमला किया जा रहा है, भारत पर आक्रमण किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, वो तुर्की के बने हुए हैं। अब तुर्की, अजरबैजान, इराक, ये कुल मिलाकर के ये तीन देश जो हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हुए हैं। इसके अलावा कोई ऐसा देश, चाइना एक जरूर है, चाइना पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वो चाइना और भारत की राइवलरी है। लेकिन इन सब के बीच जो तुर्की का इस पूरे मामले में कूदना और जिस तरह से एक बड़े जहाज में ड्रोन्स को सप्लाई करना चीन को, पाकिस्तान को, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या कौन सा ऐसा ऐतिहासिक संबंध है या कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, न कि उस देश के साथ जिसने, जब फरवरी 2023 में भयानक अर्थक्वेक आया था तो 7 जहाज़ों से लदा हुआ रिलीफ मटेरियल भारत ने तुर्की भेजा था। तो ये इन संबंधों को क्यों तुर्की नहीं मान रहा है? और इस तरह के बहुत सारे अवसर आए हैं जब तुर्की ने भारत का साथ नहीं दिया है, बल्कि भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर के पाकिस्तान के समर्थन में बात की है। अब जो तुर्की ने किया, वो उसकी अपने जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस की बात कही जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंपल्शन ये है कि टर्की जो है वो बेस है, वो जिसको पुराने ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा है, और पुराने ऑटोमन साम्राज्य का जिसको बोलते हैं आधार है, या जो वही था पुराना ऑटोमन साम्राज्य, और खलीफत का गढ़, खलीफत का वो गढ़ है टर्की। तो अब ये जो इस्लामिक नेशन का वो है, जिसकी बात, जिसके स्थापना की बात भारत में खिलाफत आंदोलन के समय बात कही जाती थी, या जिसको पुख्ता करने की बातें भारत में गाहे बगाहे अक्सर उठती रहती हैं, और वो पाकिस्तान समर्थित होती है। तो क्या ये जो पूरा का पूरा ग्लोबल उम्मा है, उस उम्मा को के लिए कोई एक इशारा है या कोई एक किरण है जो टर्की को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वो भारत जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी को छोड़ करके पाकिस्तान जैसे सिंकिंग इकोनॉमी के साथ जुड़े? ये निश्चित तौर पर बड़ा प्रश्न है जिसको ग्लोबल ऑडियंस या ग्लोबल कम्युनिटी जानना चाहती है, समझना चाहती है, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब इसमें और भी घटनाएं हैं, और भी चीज़ों को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ग्लोबल उसके साथ है, और ये गाहे बगाहे इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जब कोई मालदीव का राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू जो है,
वो भारत को छोड़ करके वो अपनी पहली फॉरेन यात्रा के लिए टर्की चला जाता है। तो ये भी उसी जो खिलाफत का, कैलिफत का एक जो बचा खुचा रेमिनेंट है, उसको रिवाइव करने की सब कॉन्शस माइंड में एक मनसा सारे जगहों पर चलती है। और इस मामले में पाकिस्तान खुलकर बात करता है। भारत में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो उस खिलाफत को, उस उम्मा को एक करने में जुटे हुए हैं, लगातार कोशिश करते रहते हैं। और वो कहते कुछ और हैं, लेकिन उनका इंटेंशन कुछ और होता है। ये अक्सर साफ होता रहता है। बहुत सारे ये पत्रकार हैं जो उसी मानसिकता के हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं उसी मानसिकता के, बहुत सारे और NGOs हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये सब उसी उम्मा के तहत काम करते हैं, लेकिन अपने आप को कई तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन भारत में इस तरह के बहुत सारे पत्रकार और सोशल वर्कर और बहुत सारे लोग हैं जो स्पष्ट हो जाते हैं। अब दो और घटनाएं संस्थाओं की बात करता हूँ, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। दो देशों का नाम मैंने लिया कि वो लोग किस तरह से समर्थन में आ गए हैं पाकिस्तान के। इराक एक और है, और अजरबैजान। हालांकि इनकी ग्लोबल स्टैंडिंग लगभग टेररिस्ट स्टेट जैसी ही है। तो ये पाकिस्तान की कितनी मदद करेंगे और कितना नुकसान करेंगे, ये तो पाकिस्तान जाने और अजरबैजान, इराक जाने। लेकिन ये स्थिति वैसी ही है। अब इसको भारत से भी लिंक करने की कोशिश करते हैं। भारत में एक संस्था है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज एक रिलीज जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है एक स्पेशल मीटिंग के बाद कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद चल रहा है, उसके बाद कल जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर धुआंधार ड्रोन और कुछ मिसाइल से अटैक किया, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने एक बैठक करके ये कहा है कि भारत को ये जो है इसको डीएस्केलेट करना चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिए। मतलब ये कि जो 26 लोग भारत में मारे गए हैं, जिनको उनका धर्म पूछ करके मारा गया है, उस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला। लेकिन इस बात पर पाकिस्तान ने जो भारत पर अटैक किया है और भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है, उसको रोका जाना चाहिए। अब ये डीएस्केलेशन कैंपेन जो है ये बहुत तेजी से फैला है, पूरा सोशल मीडिया पर छाया हुआ, और इसमें वही लोग काम कर रहे हैं जिन लोगों का मैंने नाम लिया, सेलेक्टेड जर्नलिस्ट जो अपने आप को मुस्लिम जर्नलिस्ट कहते हैं, वो उर्दू के पत्रकार, लेफ्ट के लोग जिनको हिंदू घृणा है, और जिनको बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका, यूरोप और बाकी के मिडिल ईस्ट से जिनको इस तरह की चीज़ों के लिए समर्थन मिलता है। अब क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये कहने की ज़रूरत पड़ी कि भारत को इस मामले को डीएस्केलेट करना चाहिए? ये कहाँ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मामला है? तो अब इसमें जब बात करते करते एक लाइन में भी होता है कि जब ये चर्चा हो रही है, जब इस देश में लड़ाई मतलब तनाव की स्थिति है बॉर्डर पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये लिखता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विल कंटिन्यू इट्स सेव वर्क कैंपेन एज यूजुअल। हाउएवर, इन लाइट of the current situation, its public meeting and events are being postponed for the next 1 week। मतलब ये
16 तारीख तक अपने इस कार्यक्रम को स्थगित रख रही हैं। तो क्या ये कार्यक्रम क्या उनका ये जो विरोध प्रदर्शन पूरे देश में करने का था, जब करने की योजना है, उसमें अड़ंगा लग रहा है, इसलिए वो भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमज़ोर करना चाह रहे हैं? अब एक और इसमें प्रश्न है जिसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसके जो कुल सदस्य हैं, मतलब इसमें खालिद सफ़ीदुल्लाह रहमानी इसके अध्यक्ष हैं, उसके बाद कई सारे उपाध्यक्ष हैं। इन उपाध्यक्षों में एक उपाध्यक्ष हैं सैयद अरशद मदनी, जो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष भी हैं। अब ये जो सैयद अरशद मदनी हैं, इन्होंने 2-3 दिन पहले एक बात की थी कि कोई देश किसी भी देश का पानी कैसे रोक सकता है। हजारों साल से वितस्ता की बात हो, चाहे सिंध की बात हो, चाहे सुतुद्री की बात हो, चाहे जितनी जो भी नदियां हैं, जो मतलब जिनको आजकल ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी कहा जाता है, जो उनका संस्कृत का नाम है, उन नाम से हम इनको जाने, तो इन नदियों को वितस्ता का जो पानी रोका है, या सिंध का पानी जो रोके जाने की बात भारत कह रहा है, उस पर अरशद मदनी का ये ऑब्जेक्शन है कि उसको कैसे रोका जा सकता है। भारत ने पानी रोक दिया है, पानी रोक दिया है, और अपने हिसाब से पानी छोड़ा भी जाता है जब जरूरत होती है। लेकिन ये बात अरशद मदनी को नहीं समझ में आएगी, जमीयत उलेमा हिंद को नहीं समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगी, या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या उनका दिल वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को लेकर के अगर कोई बात होती है तो उनको तकलीफ होती है। हालांकि ये लोग एक सांस में आइन की बात करते हैं, अगली सांस में वो ये बोलते हैं कि नहीं, हम मुसलमान जो है वो शरिया के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। तो ये जो पूरा का पूरा पाकिस्तान के प्रति जो सहानुभूति की भावना है, चाहे वो अरशद मदनी की हो, चाहे वो खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, या जमीयत उलेमा के प्रमुख अरशद मदनी हैं, महमूद मदनी हैं, उवैसी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के जो हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड पर अपना वो डाला है, चाहे मोहम्मद जावेद हैं, चाहे सहारनपुर के जो कांग्रेस के एमपी हैं वो मसूद साहब, ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग कहेंगे तो भारत की बात करेंगे, संविधान की, लेकिन सोच जो है वो वही है कि किस तरह से उम्मा को मजबूती मिले, और गाहे बेगाहे उसी ढर्रे पर जाते हुए नजर आते हैं। तो चाहे भारत में रह कर के अरशद मदनी या रहमानी साहब हों जो डीस्केलेशन की बात करते हैं और पानी जाने पर ऑब्जेक्शन करते हैं, या अर्दगान हों जो पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे हैं ड्रोन, क्या ये सब एक ही मानसिकता से नहीं, एक ही मानसिकता के लोग नहीं हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न अब लोग उठाने लगे हैं, लोग कहने लगे हैं। अरशद मदनी को लेकर के तो विरोध प्रदर्शन में हुआ था, और अरशद मदनी का जो ये बहुत दिन से ये बोगी चलता था, जो हमेशा ये कहते थे कि नहीं, हम भारत के विभाजन के खिलाफ लड़े थे, ये झूठ और ये ब्लफ जो है वो एक्सपोज हो चुका है। वो अब जनता समझ गई है। वो जो समझाने की कोशिश करते थे, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे की योजना लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।